हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज अभी स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिवीजन इन लाइन। अभी तक हम लोगों ने रिवीजन किया है जीएसटी में, इनकम टैक्स तो पूरा रिवाइज करवा दिया है, नीचे लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे। जीएसटी के रिवीजन में चैप्टर 1 कर दिया है, सप्लाई कर दिया है सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और कंपोजिशन स्कीम का रिवीजन कर दिया है। चौथा चैप्टर एग्जम्पशन कर लिया है रिवीजन। पांचवें चैप्टर के रिवीजन पे मैं आता हूँ अभी, टाइम ऑफ सप्लाई, जो कि है टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर। सेक्शन 1 से लेके 6 तक बेसिक सेक्शंस हैं। 7 आपका सप्लाई है, 8 कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई, 9 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, 10 कंपोजिशन स्कीम, 11 एग्जम्पशन, सेक्शन 12, 13, 14 आज हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज और सेक्शन 14 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो टाइम ऑफ सप्लाई मतलब एक ऐसा टाइम आ गया है जब अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का टैक्स जमा कराने का टाइम आ चुका है। मीन्स पॉइंट इन टाइम व्हेन लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज। कब एक ऐसी टाइम आएगी जब आपको अभी जीएसटी का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज एट टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के दिन क्या होती है, आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है कि अभी आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, पर ये करा सकते हो आप ड्यू डेट तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेक्शन 31 पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? सेक्शन 31 पढ़ने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के लिए डेट ऑफ इनवॉइस जगह जगह मेंशन है कि डेट ऑफ इनवॉइस तक आपको क्या करना है, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। तो डेट ऑफ इनवॉइस होता क्या है, ये सेक्शन नंबर 31 में हम सीखते हैं, जिसका रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट मतलब जितना अपने को ये चैप्टर में काम आएगा वो सीख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, उससे पहले ये बता दो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टैक्स के रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिलने वाला है जो आपको एग्ज़ाम पास करवा देगा। ठीक है, अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर गुड्स का डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा। अगर गुड्स सप्लाई करते हो तो आपको देखना पड़ेगा क्या गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है या गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जब गुड्स रिमूवल ऑफ गुड्स टू द रिसिपिएंट के लिए रिमूवल के लिए निकल जाता है, वही आपका क्या बन जाता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बन जाता है। और अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो या तो डिलीवरी ऑफ गुड्स या मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर, जो भी डेट आएगा वो आपका क्या मान लिया जाएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस लास्ट डेट मान लिया जाएगा। मतलब यहाँ तक तो आपको इनवॉइस इश्यू कर ही देना पड़ेगा। अगर आप क्या करते हो, सर्विस सप्लाई करते हो, तो देखो जिस दिन आप सर्विस सप्लाई कर देते हो, कंप्लीट कर देते हो, उससे पहले भी आप इनवॉइस इश्यू कर सकते हो, उस दिन भी इनवॉइस इश्यू कर सकते हो, या उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, इनवॉइस इश्यू कर सकते हो, या 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक कर सकते हो, 30 डेज तक कर सकते हो। बट अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी भी हो तो आप कब तक कर सकते हो, 45 दिन तक कर सकते हो। करेक्ट, मतलब पहले और उस दिन तक तो कर ही सकते हो, उसके 30 डेज तक जनरली किया जाता है, पर इन लोग के लिए 45 डेज तक कर सकते हो। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, इनवॉइस में ही पढ़ेंगे। मतलब आपको कंटिन्यूटी के साथ गुड्स मिल रहा है, जैसे न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे मिल रहा है, तो जिस दिन आपको सक्सेसिव स्टेटमेंट और मिल जाता है या जिस दिन सक्सेसिव पेमेंट मिल जाते हैं, इनवॉइस जो हो जाएगा उस दिन या उससे पहले क्या हो जाएगा, इशू हो जाना चाहिए। द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इशूड और ईच पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, अगर आप गुड्स सेल और अप्रूवल बेसिस पे क्या करते हो, बेचते हो, मतलब समझो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कपड़े बेचता हूँ। मैं एक गांव में गया, गांव में मतलब मेरा रोज़ का आना जाना है, मैंने वहाँ पे अपने 10 शर्ट दिखाए कि भाई इसमें से क्या करो, शर्ट चूज़ करके ख़रीद लो। वो लोग बहुत कंफ्यूज थे, तो उनको 5 खरीदने थे, 5 नहीं खरीदने थे। तो मैंने क्या बोला, मुझे अभी तो लेट हो रहा है, आप ये रख लो, नेक्स्ट टाइम मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा तो मैं 5 लेके चला जाऊँगा, 5 आप क्या कर लेना, खरीद लेना। ये केस में ज़रूरी नहीं है ना कि 5 कौन से खरीदे जाएंगे, कौन से बिकेंगे। तो ये केस में इनवॉइस का इशू का डेट क्या होगा, तो बिफोर और एट टाइम ऑफ एक्चुअल सप्लाई, जब सप्लाई हो रहा है वो, और 6 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिमूवल, जब आपने दिया था वहाँ से 6 महीने तक, विच एवर इज अर्लियर आपका क्या मान लिया जाएगा,
इनवॉइस का ड्यू डेट मान लिया जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो, सर्विस का अगर आप क्या करते हो, कंटिन्यूअस सप्लाई करते हो, जैसे आपके घर पे गैस लाइन आ रहा है, करेक्ट है, वो सब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। डेफिनेशन वगैरह इनवॉइस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा, तो अगर पेमेंट एसर्टेनेबल है, मतलब 10 तारीख तक आपको पेमेंट कर ही देना है, तो जो डेट ऑफ पेमेंट है द इनवॉइस शैल बी इशूड, उस दिन तक आपको क्या कर देना है, इनवॉइस इशू कर देना है। अगर पेमेंट एसर्टेनेबल नहीं है, मतलब पता नहीं है पेमेंट कब करना है, तो इनवॉइस कब तक इशू कर देना है, जब सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट। जैसे समझो मैं सप्लाई कर रहा हूं सर्विस का, जब मुझे पेमेंट मिल जाता है तब तक मुझे क्या कर देना है, इनवॉइस इशू कर देना है। तीसरा, वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, मतलब समझो मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ाता हूं डीटी, आईडीटी, इंटरनेशनल टैक्स और फॉर एग्जांपल लॉ, मैं चारों का कंबाइन बिल देता हूँ 40,000 रुपये, पर मैंने इवेंट रखा हुआ है, आपको कैसे पेमेंट करना है, डीटी खत्म हो जाएगा तो 10,000 दे देना है, आईडीटी खत्म हो जाएगा तो 10,000 दे देना है, इंटरनेशनल खत्म हो जाएगा तो 10,000 दे देना है। ऐसे मैंने क्या कर रखा है, स्लैब बना के रखा है। तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, आपको जब जब जो इवेंट हो रहा है वैसे वैसे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो इनवॉइस कब तक इशू होना चाहिए, जब तक वो कंप्लीशन ऑफ इवेंट होता है उससे पहले पहले आपको क्या कर देना है, इनवॉइस इशू कर देना है। इन केस वेयर द सर्विसेज सीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई खत्म नहीं हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ पूरा, उससे पहले ही क्या कर दिया गया, सर्विस देना बंद कर दिया गया, तो वो टाइम पे इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए, जब वो सप्लाई सीज होता है, टाइम व्हेन द सप्लाई सीज, एंड सच इनवॉइस शैल बी इश्यूड टू द एक्सटेंट ऑफ सच सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है, मतलब समझो 100 kg के सप्लाई की बात हुई थी, 50 kg ही हुआ है और यहाँ पे क्या हो चुका है, सीज हो चुका है, अभी सप्लाई नहीं होगा, तो इनवॉइस यहाँ तक क्या हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा, और कितने का होगा, 50 kg का होगा। यहाँ तक कोई सवाल है, नहीं है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम ऑफ सप्लाई का जो मेन सेक्शन है, सेक्शन 12, 13 के सबसेक्शंस वो सब पढ़ते हैं। सेक्शन देखो 12(1) क्या बात करता है और 13(1) क्या बात करता है, ये बताता है टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। 12(2) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, 13(2) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। ये गुड्स का कॉलम है, ये सर्विसेज का कॉलम है, ठीक है। ये नॉर्मल चार्ज के केस में 12(2), 13(2) बात करते हैं। 12(3) और 13(3) रिवर्स चार्ज के बारे में बात करेंगे। 12(4), 13(4) वाउचर के बारे में बात करेंगे। 12(5), 13(5) रेसिडुअल केस के बारे में बात करेंगे, और फिर नीचे कुछ मैंने क्या किया है, डिटेल्स दिखाया। तो ये जो एक पेज है, एक पेज के अंदर आपका पूरा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो अगर आपको ये नोट्स भी परचेस करने हैं तो ये आप कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं हार्ड कॉपी कुरियर करा दूंगा। तो सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में नॉर्मल चार्ज में क्या होगा, तो 2 डेट में से अर्लियर, जिस दिन इनवॉइस इश्यू करता है सप्लायर वो, या ऊपर जो देखा था लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव पेमेंट आपको नहीं लिखना है, नहीं कंसिडर करना है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और उसमें एडवांस पेमेंट का डेट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको ये नोट लिखना है, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, जिसमें साफ साफ लिखा है कि फॉरवर्ड चार्ज में आपका पेमेंट वाला कंसिडर नहीं होगा। क्लास में इन डिटेल बताया था। फिर बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज में। फॉरवर्ड चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखा जाएगा, तो सेक्शन 13(2) बात करता है, अगर आपका इनवॉइस जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम में इश्यू हो चुका है, मतलब या तो 30 डेज या 45 डेज में इश्यू हो चुका है, तो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। मतलब इनवॉइस टाइम पे हो चुका है, देखो पेमेंट तो हमेशा रहेगा, इनवॉइस टाइम पे इश्यू हो चुका है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं हुआ है तो इनवॉइस निकल जाएगा, इनवॉइस की जगह प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन कंप्लीट हुआ है सर्विस वो, या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट तो रहेगा ही। तीसरा, अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो रिसिपिएंट जो है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेट डाल देगा वही ले। फिर रिवर्स चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में क्या देखा जाएगा, 3 चीज। डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव, जिस दिन आपको गुड्स मिल रहे हैं वो ले लो। डेट विच पेमेंट इज रिसीव, जिस दिन आपको पेमेंट मिल रहा है वो ले लो। या जो इनवॉइस का डेट है उसके 31 डे के बाद का डेट, 31st डे, तीनों में से जो अर्लियर डेट रहेगा वो आपका क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। अगर टाइम ऑफ सप्लाई
सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज में देखना है तो देखो, पेमेंट वाले गुड्स तो आ ही नहीं सकते सर्विस में, तो वो हट गया। डेट ऑफ पेमेंट या डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज सिंस इनवॉइस ऑफ इश्यू, मतलब 61st डे ले लेंगे, विच एवर इज अर्लियर। करेक्ट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में क्या करना है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस के केस में, तो जिस दिन डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपका क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अबव पैरामीटर के हिसाब से अगर टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पॉसिबल नहीं है तो जिस दिन डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स हुआ है रिसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वही क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। पॉज करके इतना पहला ये पार्ट रीड कर लो, सेकंड ये वाला पार्ट रीड कर लो, फिर नेक्स्ट आते हैं वाउचर्स वगैरह के केस में। तो रीड कर लिया होगा, नेक्स्ट आते हैं वाउचर के ऊपर। सेक्शन 12(4) और 13(4) सेम ही चीज़ बोलता है, अगर आपको कोई वाउचर मिला है और वो वाउचर आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि ये वाउचर से मैं यही चीज़ यहाँ से खरीद सकता हूँ, तो जिस दिन वाउचर इश्यू होता है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बट अगर आपको पता नहीं है कि ये वाउचर किसके लिए यूज़ होने वाला है, तो जिस दिन आप वाउचर को रिडीम करते हो वो आपका क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिएगा, मतलब जिस दिन उससे कुछ खरीद लेते हो या रिडीम कर लेते हो। फिर रेसिडुअल केसेस पे आते हैं। रेसिडुअल केसेस मतलब कुछ भी रैंडम केस, इन केसेस के अलावा कोई केस हो जाता है तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करते हो, डेट ऑन विच पीरियोडिकल रिटर्न फॉर द पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, और इन एनी अदर केस डेट ऑन विच जीएसटी, मतलब जिस दिन आप रिटर्न फाइल करते हो वो ले लो, वो भी नहीं करते हो तो जिस दिन आप जीएसटी पे करते हो भाई वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, और क्या। फिर बात करते हैं एनहांसमेंट ऑफ वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस एटसेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। आप लेट पेमेंट करते हो जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगता है, लेट फीस लगता है, कुछ भी लगता है, तो उस केस में क्या होगा, जिस दिन डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव, जब सप्लायर को मिल जाता है वो एडिशन इन वैल्यू, वो डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर बात करते हैं एक्सेस पेमेंट रिसिव्ड अप टू ₹1000। समझो मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने जा रहा था, 1000 रुपीज़ बिल आया था, मेरे पास 900 रुपीज़ था, मैंने 100 रुपीज़ एडवांस दे दिया, बोला अगले टाइम एडजस्ट कर देना, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे। तो उस केस में 1000 रुपये तो कुछ एडवांस पेमेंट किया है, एक्सेस पेमेंट किया है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो डेट ऑफ इनवॉइस इश्यूड विथ रिस्पेक्ट टू सच एक्सेस अमाउंट, मतलब वो 100 रुपये के रिगार्डिंग कब इनवॉइस इश्यू हुआ है वो ले लेंगे एज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड्स और सर्विस इन रिलेशन टू दिस एक्सेस वैल्यू। ठीक है। फिर बात करते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। ये वैसे भी इतना ज़रूरत नहीं है, मतलब कहीं फर्स्ट वाले केस में ज़रूरत था, बट नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 से वो क्या है, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट, तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए सिंपल सी है कि जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट रिकॉर्ड हो रहा है या फिर जब वो एक्चुअल क्रेडिट हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर, आपका क्या मान लिया जाएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। फिर बात करते हैं डेट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ये सेक्शन 14 जो है वो सीए इंटर के लिए नहीं है, बाकी सब लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं, ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मैं अटैच कर दूंगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा जिसमें जीएसटी के जितने भी रिवीजन अपलोड हुए हैं सब आपको मिल जाएंगे। आरटीपी इनकम टैक्स का और जीएसटी का दोनों का अपलोड कर दिया है, इनकम टैक्स का पूरा मैराथन अपलोड कर दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं, और भी कितनी सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, चैनल पे एक बार देख लेना। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक बार के लिए आप कैरी ऑन कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, में ये वाली चीज सबसे पहले ये समझो, सीए इंटर के लिए नहीं है, अगर देख रहे हो तो चले जाओ नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, समझो पहले आज क्या डेट है, आज 12 अप्रैल है, आज क्या रेट था, समझो फॉर एग्जांपल आज कोई गुड सर्विसेज का रेट है 18%, ठीक है। अभी आगे आने वाले टाइम में वो सर्विस का रेट कितना कर दिया, बाई 18 से लेके 28% कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। जून को समझो, 30 जून से पहले क्या था पता है, रेट 18% था, इसके बाद रेट क्या कर दिया, 28% कर दिया। तो ये क्या हो गया, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। यहाँ पे क्या हुआ, 30 जून को आपके रेट जो है उसमें चेंज आ गया, चेंज इन टैक्स रेट। तो इसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालने का, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं,
इसका इंट्रोडक्शन एक बार मैं आपको चाहिए तो पढ़ के बता देता हूँ, फिर अपन इसके ऊपर आ जाएंगे। 2 मिनट का काम है, मैं आपको समझा दूंगा कैसे कौन सी रेट रहेगी जो लगेगी। एक चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। सेक्शन 14 ऑफ सी। सेक्शन 12 क्या था? नॉर्मल गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई। 13 क्या था? सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई। 14 क्या है? चेंज इन टैक्स रेट। सेक्शन 14 ऑफ CGST एक्ट डिफाइंस द टाइम ऑफ सप्लाई वेयर देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बोथ। अगर आपका चेंज हो जाता है क्या टैक्स रेट, तो वो केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, कौन सा रेट लेने का। क्योंकि अगर वो टाइम पे डेट ऑफ, समझो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर लेना है। फॉर एग्जांपल अपने को क्या टाइम ऑफ सप्लाई, तो डेट ऑफ इनवॉइस में समझो दूसरा रेट है, डेट ऑफ पेमेंट में दूसरा रेट है, तो ये सब कंफ्यूजन हो रहा था अननेसेसरी का। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला गवर्नमेंट ने दे दिया कि क्या लेने का। तो यहाँ पे दो है 14, दो सबसेक्शन है, 14A है और 14B है। 14A किसके लिए यूज होता है? इन केस द गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अगर आपका गुड्स या सर्विस या दोनों जो है हैव बीन सप्लाई कर दिया है बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, का मतलब क्या है? ये केस में आओ, 30 जून में चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स हुआ, इससे पहले आपका क्या हो गया है? गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये केस में कैसे देखने का? तो यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन, अगर वेयर द इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन इश्यूड एंड द पेमेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ये क्या है सर? वेयर द इनवॉइस फॉर द सेम, मतलब वो जो गुड्स एंड सप्लाई हुआ था, गुड्स या सर्विस सप्लाई बिफोर चेंज ऑफ टैक्स रेट हुआ था, उसके लिए इनवॉइस और पेमेंट जो है वो दोनों टैक्स चेंज होने के बाद मिला है। मतलब सर एक सेकंड, एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे तो एकदम इजीली समझ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो ये केस में 30 जून में आपका चेंज हो गया टैक्स रेट। सर्विस सप्लाई का कब हुआ है? बिफोर हुआ है। तो यहां पे समझो आफ्टर 31 जुलाई को आपका इनवॉइस इश्यू हो गया और 15 अगस्त को आपका पेमेंट हो गया। तो ये केस में आपका क्या माना जाएगा? ऑप्शन क्या है? सबसे पहला 14A बोलता है आपका रेट चेंज हुआ, उससे पहले आपने उसके पहले क्या कर दिया? सप्लाई कर दिया गुड्स। ठीक है, और इनवॉइस और पेमेंट दोनों उसके बाद मिला है, तो जो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर है वो आपका क्या मान लिया जाएगा? आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये केस में 31 जुलाई मान लिया जाएगा। थोड़ा बहुत समझा सर? थोड़ा ही समझा है, पूरा नहीं समझा। पूरा समझ जाएगा, टेंशन मत लो। सेकंड क्या बोलता है? सेकेंड चीज सिचुएशन बोलता है वेयर द इनवॉइस हैज बीन इश्यूड प्रायर टू द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। जो इनवॉइस है आपका वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले इश्यू हो गया, पर पेमेंट जो है वो बाद में मिला। ठीक है, मतलब रेट चेंज होने के बाद मिला। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस माना जाएगा। एक सेकंड बताता हूं। यही एग्जांपल मैं कैरी ऑन करना चाहूंगा आगे। 30 जून को क्या हुआ? आपका चेंज हुआ। 30 जून से पहले आपने बिफोर सप्लाई कर दिया और बिफोर 31 मई को आपको क्या इनवॉइस इश्यू हो गया, डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू, और पेमेंट आपको 31 जुलाई को मिला है। तो ये केस में आपका क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई आपका डेट ऑफ इनवॉइस माना जाएगा, जो कि आपके सप्लाई के साथ है। तो 31 मई जो है वो आपका क्या माना जाएगा? डेट ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है कि डेट ऑफ इनवॉइस आपका बाद है और डेट ऑफ पेमेंट पहले है। तो वो केस में जो डेट ऑफ पेमेंट है वो आपका क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, 14A में 3 सिचुएशन है। आपका जो सप्लाई हुआ है वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले आपका सप्लाई हो गया। यस सर। तो ये केस में आपको देखना है अगर रेट चेंज हुआ, दोनों मतलब दोनों इवेंट, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, दोनों उसके बाद हुआ है। किसके बाद हुआ है? टैक्स रेट चेंज होने के बाद हुआ है। तो दोनों में से जो अर्लियर इवेंट है वो आपका क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। सेकंड केस, अगर आपका टैक्स रेट चेंज हुआ है, एक इवेंट उससे पहले है, प्रायर है, एक इवेंट उसके बाद है। करेक्ट है। तो जो इवेंट पहले है, मतलब जो इवेंट आपका सप्लाई के साथ है, सप्लाई पहले हो गया था, टैक्स रेट चेंज होने से पहले सप्लाई हो गया था, तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट जो भी सप्लाई के साथ है, मतलब टैक्स रेट चेंज होने से पहले है, वो आपका क्या मान लिया जाएगा? वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक बार के लिए रीड करो, बस इतना ही है। और एक सेकंड पॉइंट है, सेम ऐसा का ऐसा चीज है। वहां पे क्या है? इन केस ऑफ गुड सर्विसेज सप्लाइड आफ्टर द चेंज इन टैक्स ऑफ रेट, मतलब टैक्स रेट चेंज हो गया उसके बाद आपने सप्लाई किया है, तो क्या होगा?
आउट। एक बार के लिए इतना रीड करो, फिर एक बार फिर मैं अच्छे से एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल चीज हम लोग ने पढ़ी है अभी तक, बहुत सिंपल चीज। आपका वापस मैं एक बार इसके ऊपर आपका ध्यान लाना चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा ध्यान। ये डेट है 30 जून, कोई भी डेट जब आपका क्या हुआ है, टैक्स रेट चेंज हो गया, चेंज इन टैक्स रेट हुआ है। अगर डेट ऑफ इनवॉइस, दो इवेंट याद रखने हैं, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, दोनों टैक्स रेट चेंज होने के बाद है, दोनों टैक्स रेट चेंज होने के बाद है, तो विच एवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सप्लाई हो गया, सप्लाई बिफोर टैक्स चेंज हो गया है, यहाँ पे सप्लाई हो गया, तो अगर डेट ऑफ इनवॉइस सप्लाई के साथ है तो डेट ऑफ इनवॉइस आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, भले ही डेट ऑफ पेमेंट बाद में है। या दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट सप्लाई के साथ है और डेट ऑफ इनवॉइस बाद में है, तो जो सप्लाई के साथ है बेसिकली डेट ऑफ पेमेंट आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। अभी सेकंड सिनेरियो क्या बोलेगा, ये 30 जून है जब आपका टैक्स रेट चेंज हुआ, ठीक है। जो सप्लाई है वो आफ्टर टैक्स रेट चेंज होने के बाद आपने क्या किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस किया। तो ये केस में कैसे निकालेंगे देखो लेते हैं एक बार। ये केस में भी देखो सिंपल रहेगा। अगर देखो दोनों पहले रहेगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, दोनों सर जो टैक्स रेट चेंज हुआ है उससे पहले रहेगा, तो विच एवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर एक इसके साथ रहेगा, डेट ऑफ इनवॉइस इसके साथ है और डेट ऑफ पेमेंट बाहर है, तो जो इसके साथ रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अगर डेट ऑफ इनवॉइस इसके साथ है और डेट ऑफ पेमेंट इसके साथ है, तो डेट ऑफ पेमेंट जो है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। रीड कर लेते हैं। Where the payment is received after the change in rate of tax, but the invoice have been issued prior to the change in tax of rate. Supply of goods कब हुआ है, टैक्स रेट चेंज होने के बाद हुआ है। पेमेंट कब हुआ है, बाद हुआ है, पर इनवॉइस पहले दे दिया था। तो जो आपके सप्लाई के साथ रहेगा वो क्या मान लिया जाएगा, वो डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। थर्ड केस पे आओ, ये केस में क्या है, वेयर द इनवॉइस हैज बीन इश्यूड आफ्टर द चेंज इन रेट, मतलब इनवॉइस जो है वो आपका सप्लाई के साथ है, बट पेमेंट जो है वो पहले है। तो जो सप्लाई के साथ, इनवॉइस सप्लाई के साथ है, तो जो इनवॉइस क्या मान लिया जाएगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। और वेयर द इनवॉइस हैज बीन इश्यूड एंड पेमेंट इज रिसीव बिफोर द चेंज इन रेट, सप्लाई बाद में हुआ है और दोनों इवेंट पहले हुए, तो विच एवर इज अर्लियर जो है वो आपका क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। देखो सबसे पहले ये समझो कि सप्लाई भले ही बिफोर हो आफ्टर हो, अपने को वो सब मगजमारी में नहीं पड़ना, अपने को सिंपल सा इतना ही देखना है कि जो सप्लाई का इवेंट है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसके साथ रहेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई में आ जाएगा। अगर पेमेंट साथ है तो पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई है, अगर इनवॉइस साथ है तो इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई है। अगर दोनों साथ नहीं है तो दोनों में से जो पहले आया वो टाइम ऑफ सप्लाई है, बस यही है। अगर आप बोलोगे सर चेंज इन टैक्स रेट हो गया उसके बाद दोनों आए, मतलब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे सप्लाई बाद में हुआ है, डेट ऑफ इनवॉइस भी इधर है, डेट ऑफ पेमेंट भी इधर है, तो नॉर्मल वाला फिर ये केस ही नहीं आएगा ना, जो नॉर्मल ऊपर हम लोग ने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा वो वाला फंडा लगा दो और पढ़ लो, मतलब कैलकुलेट कर दो। तो ये एक बार के लिए पढ़ लो, फिर इसके रिलेटेड जो आपके सीएस के मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफिशियली पूरा खत्म हो गया। इसके बाद इमीडिएटली वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको मिल जाएगा। इनकम टैक्स का भी जो सीएस और सीएमए का थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस है वो आज कल में एक दो दिन में पूरा कंप्लीट करके आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है।
ठीक है, यस सर। अभी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो, सप्लाई वॉज मेड ऑन 10th of May 2018। सप्लाई कब हुआ है? 10th May 2018 को हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड द जीएसटी एप्लीकेबल। ठीक है। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स कब हुआ है? 31 मई को हुआ है। वो दिन रेट क्या था? 18 से 12% हो गया था। ठीक है। अपन ने कब सप्लाई किया है? 10 मई 2018 को किया है। रेट कब चेंज हुआ है? 31 मई 2018 को हुआ है। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो 31 मई को क्या हो गया है? आपका सप्लाई हो गया है। चेंज इन टैक्स रेट हुआ है और आपने 10 अगस्त को क्या किया है? 10 मई को क्या किया है? बेसिकली 10 मई 2018 को आपने सप्लाई कर दिया, मतलब बिफोर सप्लाई आपने कर दिया है। ठीक है। इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है? 5th of June है, यहाँ पे है 5th of June। और पेमेंट रिसीव कब हो रहा है? 6th of July को हो रहा है। तो दोनों क्या है? सप्लाई के साथ नहीं है, दोनों बाद में है। तो दोनों में से विचएवर अर्लियर रहेगा वो आपका क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे 5th June जो है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। रेट 12% रहेगा। इज इट ओके? समझा क्या? सेकेंड इलस्ट्रेशन पे आते हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? आपने सप्लाई 10 मई को कर दिया। चेंज इन टैक्स रेट कब हुआ है? 30 जून को हुआ है। ये एक ऐसे बना लेने का तो समझ जाएगा। आपने मतलब यहाँ पे भी प्रायर सप्लाई कर दिया है और 30 जून को क्या हुआ है? आपका चेंज इन टैक्स रेट हुआ है। इनवॉइस का डेट क्या है? 5th of June है, मतलब 5th June यहाँ पे इनवॉइस का डेट है और पेमेंट 6th जुलाई है। तो जो इनवॉइस है वो किसके साथ है? यहाँ पे आपके साथ है, मतलब सप्लाई के साथ क्या है? इनवॉइस है। तो डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो आपका क्या मान लिया जाएगा? 18% रेट ये टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। आंसर एप्लीकेबल रेट इज 18% एंड डेट ऑफ इनवॉइस इज 5th July 2019। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। तो आपको क्या देखना है? देखो एक सेकेंड, ये जो बॉर्डर है यहाँ पे चेंज इन टैक्स रेट हुआ है। ठीक है। अगर सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, आपने सप्लाई बिफोर कर दिया, मतलब टैक्स रेट चेंज हुआ उससे पहले आपने सप्लाई कर दिया, तो आपको ये देखना है कि आपके साथ इनवॉइस है और पेमेंट बाद में है। तो इनवॉइस जो है वो आपका क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। आपके साथ पेमेंट है और इनवॉइस बाद में है, तो जो पेमेंट है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। करेक्ट है। दोनों अगर बाद में है तो दोनों में से जो अर्लियर रहेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। करेक्ट। और अगर दोनों साथ में है, मतलब तीनों एक साथ है, तो भाई नॉर्मल टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन लगेंगे, चेंज इन टैक्स रेट लगेगा ही नहीं। चेंज इन टैक्स रेट कब लगेगा? जब एक ये साइड है, दो वो साइड है, या दो ये साइड है, एक ये साइड है, तो आपका क्या लगेगा? चेंज इन टैक्स रेट। कि कौन सा रेट लेने का वो कंफ्यूजन होता है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में जो सप्लाई है वो आफ्टरवर्ड्स है, ये चेंज के बाद सप्लाई हो रहा है। करेक्ट है। तो ये केस में अपने को क्या ध्यान रखना है? अगर सप्लाई के साथ इनवॉइस है तो इनवॉइस आपका क्या रहेगा? पेमेंट पहले है, इनवॉइस बाद में है, सप्लाई बाद में है। तो जो इनवॉइस है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। इनवॉइस पहले है और पेमेंट बाद में है तो पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। सिंपल है। और दोनों अगर पहले, तो दोनों में से जो अर्लियर है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। बस हो गया। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन करो। अभी सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बस वो एक लाइन वाला ऐसा बना लेने का और अपन सॉल्व कर लेने का तो हो जाएगा।